नमस्कार साथियों। हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा जो कि 17 मार्च को होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी संदर्भ में पार्ट 4 यानी कि जो हमारी क्लासेस का चौथा पार्ट है वो चल रहा है, जिसमें पॉलिटी के सेक्शन को हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे भारतीय राज्यों का विलय, यानी कि भारत में राज्यों की स्थापना कैसे हुई और उनके प्रवेश कैसे होता है और कौन कौन से राज्य कब कब भारत के संघ के साथ जुड़े और उनका अस्तित्व में आए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमें दो स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली कि राज्यों का प्रवेश, राज्यों का प्रवेश, इस बात को हमें समझना होगा क्या है, मतलब एंट्री कैसे है, राज्यों का प्रवेश का क्या मतलब है और राज्यों का निर्माण एवं संशोधन, और जो संशोधन है वो कैसा, या तो सीमा में होगा राज्यों की, या उसके नाम में परिवर्तन होगा, या फिर दो या दो राज्यों को जोड़कर एक बड़ा राज्य बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत में संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। और नए राज्य कौन से हैं? वो जो नए राज्य हैं पहले भारत के पार्ट नहीं थे, यानी भाग नहीं थे। ऐसे राज्य जो भारत के भाग नहीं थे, अर्थात दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से मिले हैं हमें, उनको कहते हैं हम राज्यों का प्रवेश होगा, और वो होगा अनुच्छेद 2 के तहत। ऐसे पार्ट जो भारतीय संघ का भाग हैं लेकिन उनमें कुछ संशोधन किया गया है, उनकी सीमाओं को परिवर्तित किया गया है और उसके बाद उनके नए राज्यों का निर्माण उसमें किया गया है, ऐसे राज्यों को हम अनुच्छेद 3 के तहत शामिल करते हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ऐसे राज्यों का प्रवेश जो भारत के कभी अंग रहे ही नहीं और उन राज्यों को भारत में शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 2 में है। ऐसे राज्य जो भारत का अंग तो हैं लेकिन उनका नया राज्य बनाना है, या दो राज्यों को जोड़ के एक बनाना है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, वो अनुच्छेद 3 के तहत है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं ये विदेशी देशों से हमें मिले हैं, यानी कि जो विदेश के देश हैं वो हमें ये राज्य उपलब्ध कराए हैं, या तो हम जीत के, या फिर संग्रह से, या जन्म संग्रह से, या फिर कोई आपस में विवाद को सुलझा के ये चीजों का प्रवेश मिलता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की प्रवेश की बात करता है और स्थापना की बात करता है। तो अनुच्छेद 2 भारत की संविधान का नए राज्यों के प्रवेश की बात करेगा और स्थापना की बात करेगा। तो इस अनुच्छेद के अनुसार पावर किसको दी गई है? संसद को। यह सांसद हो गया। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों को जो है भारत देश में शामिल कर सकती है। तो ये यहां तक की एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश होगा। लेकिन आपसे कहे कि भारत की संसद जो है नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, वो किस अनुच्छेद के तहत करेगी? तो वो अनुच्छेद है 3। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए नए राज्यों का जब निर्माण हुआ तो पहले जो गोवा, एक ये है दमन एवं द्वीप, ये 3 हैं। पहले ये पुर्तगाल के नियंत्रण में थे, ये तीनों पहले पुर्तगाल के नियंत्रण में थे और पुलिस कार्रवाई द्वारा 1961 में इनको भारत में मिला लिया गया। जब 1961 में इनको भारत में मिलाया जाएगा, क्यों? ये पहले पुर्तगाली राज्यों के नियंत्रण में थे तो भारत के पार्ट तो नहीं थे, तो इसका मतलब इन्हें अनुच्छेद 2 के तहत क्या है? प्रवेश दिया गया, भारत में विलय किया गया और 1962 में इनको क्या है?
संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। अभी जानकारी आपको ये रखनी है कि गोवा दमनदीप को भारत में जब विलय किया गया वो था 1961 और 1962 में तीनों को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। 1986 में 56 संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का नया राज्य बना दिया गया। अब जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, गोवा पहले से ही भारत का क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था पहले से ही। क्यों? क्योंकि 1961 में इसे हमने पुर्तगाल से प्राप्त किया था, 1962 में इसे हमने संघ राज्य क्षेत्र बना दिया था। तो गोवा को राज्य कब बनाया गया? तो 1986 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का नया राज्य बनाया गया और इसे दमनदीप से अलग कर दिया गया और दमनदीप जो है अभी भी क्या बने रहे, संघ राज्य क्षेत्र बने रहे। पांडिचेरी की बात करें, ये भी फ्रांसीसी उपनिवेश था, इस पर फ्रांसीसी नियंत्रण था, जिसे 1954 में एक समझौता हुआ फ्रांस और भारत के बीच में, इसे भारत में विलय कर लिया गया। वही 1962 जिसमें गोवा दमनदीप को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, इसको भी पांडिचेरी को भी तभी क्या है, संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन कई बार आए हैं। 1907 सबसे पहले सिक्किम जब भारत का अंग नहीं था तो वहां सिक्किम का शासक जो था उसका नाम था चौक्याल था और वो शासन वहां पर कर रहा था। 1974 में 35वां संविधान संशोधन भारत सरकार के द्वारा किया गया और सिक्किम को भारत के साथ सह राज्य यानी एसोसिएट राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण रूप से राज्य नहीं बनाया गया बल्कि एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हो क्या रहा था, जब एसोसिएट राज्य, सिक्किम की जनता चाहती थी कि वो भारत के साथ विलय कर ले, जबकि राजा चाहता था कि वो भारत के साथ विलय ना रहे, वो स्वतंत्र रहे। और सिक्किम की जनता के आधार पर ही क्या हुआ, वहां जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में क्या है, वोट पड़े और भारत के पक्ष में पड़े तो ये विलय इसका कर लिया गया। 1975 बहुत इंपोर्टेंट डेट, 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। तो 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला, तो गोवा दमनद्वीप, पांडिचेरी और सिक्किम, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। गोवा को 1986 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था, जबकि सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था और वही सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण। यहां भी पावर किसको दी गई है, संसद को। भारत में नए राज्यों का निर्माण का मतलब दो राज्यों को तोड़ के एक नया बनाना। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो वर्तमान में जो भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं राज्य, जैसे हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया है ना, वो बिहार से झारखंड बनाया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, उसी तरीके से ये अनुच्छेद 3 के तहत हुए। तो ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा, संसद एक नियम बनाएगी, किसी राज्य से उसका भाग अलग कर सकती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ये अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है और किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद विधि द्वारा। लेकिन संसद को इस तरीके की विधि बनाने की पावर तो दे दी गई, लेकिन उसमें कंडीशन कुछ और लगा दी गई। वो कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहली बात, जब संसद ये काम करने जाएगी तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां यही है, संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य में होने वाले परिवर्तन के लिए जो विधेयक पेश करेगी उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। संसद को शक्ति जरूर है, लेकिन वो कोई भी ऐसा विधि लॉ बनाएगी या विधेयक पेश करेगी तो संसद
किसकी? राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। और राष्ट्रपति के लिए भी एक दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए। राष्ट्रपति सहमति देने से पहले जिन राज्यों में परिवर्तन होने वाला है, जिन राज्यों के खिलाफ साथ में ये विधेयक आया है, जिनकी सीमाएं परिवर्तन, उन राज्यों के विधानमंडल के पास ये भेजेगा, उन राज्यों की विधानसभा के पास क्या है, इस विधेयक को भेजेगा और एक समय निर्धारित करेगा कि भैया एक हफ्ता, यानी कि एक हफ्ता में या एक सप्ताह में आप जो है हमें ये बता दें कि आपके साथ जो परिवर्तन हम करने जा रहे हैं उससे आप सहमत हैं, आपको कोई लाभ या हानि हो तो वो चीजें हमें बता दें। अब एक सप्ताह के अंदर जो है, जो संबंधित राज्य है वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, विचार अपना भेज सकता है। लेकिन राष्ट्रपति इस विचार को माने या ना माने कोई बाध्यता उसकी नहीं है। हो सकता है राष्ट्रपति ना माने उनके विचार को। तो यहां तक आपको प्रक्रिया पता चली कि अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ऐसा करने के लिए संसद को शक्ति दी गई है, लेकिन संसद ऐसा करेगी उससे पहले कोई अगर विधेयक पेश करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले उन राज्यों से विचार विमर्श करेगा जिन राज्यों के लिए ये विधेयक आया है, वो राज्य, और उनको एक समय निर्धारित कर देगा कि भैया आप 1 महीने, 1 हफ्ता, एक साल के अंदर ये पूरा हमें विचार करके बता दें कि जो हम परिवर्तन यानी जो संसद चाह रही है उससे आपको कोई परेशानी तो नहीं है। वो समय सीमा के अंदर चाहे तो राज्य भेज दे अपने विचार को, चाहे तो ना भेजे। और अगर राज्य ने विचार भेजा है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे माने, चाहे तो नहीं माने। अब राष्ट्रपति के पास आ जाता है कि राष्ट्रपति इसकी परमिशन दे सकता है संसद को कि आप जो है संसद में इसे पेश करिए और पास करा लीजिए। पास कराने के बाद वह स्वतः ही उस राज्य में परिवर्तन माना जाएगा। राष्ट्रपति जब ये बाध्य नहीं है तो राष्ट्रपति को सहमत हो गया कि हाँ ये पेश किया जाना चाहिए, सहमति दे दी। तो सहमति देने के बाद अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कोई विधेयक पेश किया गया है और संसद इसे साधारण बहुमत के माध्यम से, साधारण बहुमत का मतलब है कि जो भी संसद में वोटिंग करने वाले हैं उनका 50+1 यानी कि 100 हैं तो 51 लोग वोटिंग कर दें इस पे, ठीक है ना। तो साधारण बहुमत के माध्यम से क्या है, इसे पारित करा लेगी और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा। परंतु इसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और ये परिवर्तन हो जाएगा। तो आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि राज्यों की सीमाओं में होने वाला परिवर्तन संसद जो है कर देती है तो ये संशोधन विधेयक माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। हाँ, काम इसका संशोधन विधेयक की तरह ही हो रहा है। उसका रीजन है क्यों नहीं मानने, क्योंकि ये बहुत ही साधारण बहुमत से पास हो रहा है। इसमें इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्यों के नाम परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति मुख्य रूप से संसद के पास है और संसद ये सामान्य बहुमत से ही कर सकती है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति उनको चाहिए होती है। तो इस तरीके से समझ में आया। तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब सवाल उठता है कि जैसे हम किसी देश से कोई भी राज्य अपने यहाँ प्रवेश करा रहे हैं जो अनुच्छेद 2 में है, तो क्या भारत भी अपना कोई पार्ट किसी राज्य को या किसी देश को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। भारत के लिए ये बाध्यता है कि अगर कोई पार्ट या कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश यानी विदेशी देश को देना है तो इसके लिए संविधान में संविधान संशोधन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन करना होगा संसद को, और संविधान संशोधन के माध्यम से ही कोई भी जो है क्षेत्र जो है किसी भी विदेशी देश को सौंपा जा सकता है। तो याद रखिए, भारत ने 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरुबारी जो जगह थी, बेरुबारी केस जो था, उसमें कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान को दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसद के पास ये शक्ति है कि संसद जो है अपने किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र में दे सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संविधान संशोधन लाना पड़ेगा
और संविधान संशोधन लाकर संविधान में पेश करना होगा और उसे पास कराना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में जो नए राज्य बन रहे थे, ये तो हमने समझ लिया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संसद को ये पावर है। अब अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को तो पावर थी, लेकिन राज्यों का निर्माण किस आधार पे किया जाए? क्या भाषा के आधार पे कर दिया जाए कि जैसी भाषा लोग बोल रहे हैं उनको एक राज्य बना दिया जाए? तो ऐसी स्थिति भारत जब आजाद हुआ तब बहुत उत्पन्न हुई। इस संबंध में कई समितियां बनाई गई। सबसे पहली समिति थी एस.के. धर समिति, और इस समिति के लिए कहा गया कि आप अपनी एक रिपोर्ट दीजिए, इसमें बताइए कि क्या धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। इस समिति का गठन 1948 को हुआ और इसने 1948 के दिसंबर यानी 1948 के अंतिम समय में जो है रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में एक भाषा और एक राज्य का जो आधार था, यानी कि एक भाषा है, यानी इनकी तेलुगु भाषा है तो इनको तेलुगु वाला प्रदेश बना दे, मलयालम है तो मलयालम, हिंदी है तो हिंदी, ऐसे एक भाषा एक राज्य के आधार को क्या है अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि भारत में एक भाषा एक राज्य के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण होगा तो ये ठीक नहीं है, इसलिए इस समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और ये कहा कि भैया प्रशासनिक सुविधा के आधार पे आप करिए, आपको कंट्रोल करना है, आपको प्रशासन करना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, उस आधार पे राज्यों का गठन करिए। और अगर गठन आपको छोटे राज्य की आवश्यकता है तो छोटा राज्य बनाइए, बड़े की आवश्यकता है तो बड़ा बनाइए, लेकिन इसका आधार जो है प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। एस.के. धर समिति 1948 में बनी थी, दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट पेश दी। उसके बाद एक समिति बनाई गई जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारमैया समिति थी। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 को ही किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी और इसने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है उसकी अस्वीकार कर दिया। तो इस तरीके से जेवीपी समिति ने भी ये माना कि भाषा के आधार पे जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस समिति ने जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारमैया इस समिति में थे। तो ये दो समितियां थी। इसके बाद अगली समिति बनी, वो आगे देखेंगे आप। पहले ये देखिए, इसी समय आंध्र प्रदेश में क्या है एक आंदोलन स्टार्ट हो गया। आंध्र प्रदेश के लोग जो है तेलुगु भाषा के नाम पर अपने यहाँ एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाना चाह रहे थे। और राज्यों के लिए इन्होंने क्या किया, इस गठन के लिए इन्होंने आंदोलन कर लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टिली श्रीरामल्लू। पोट्टिली श्रीरामल्लू इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जब इन्हें लगा कि सरकार इनकी बात नहीं मान रही है तो ये आमरण अनशन पर चले गए और 56 दिन के आमरण अनशन को इन्होंने किया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे ही इनकी हुई तो तेलुगु भाषा के आंदोलन को जो कर रहे थे वो लोग उग्र हो गए और हिंसक हो गए। और ऐसी स्थिति में ज्यादा हिंसा ना फैल जाए, सरकार ने मजबूरन 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। ये आप याद रखिए, ये आंदोलन भी आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को बनने वाला पहला राज्य था। ठीक, अब जब लगा इनको सरकार को कि और राज्य अपने यहाँ पर आंदोलन ना कर लें, कहीं ऐसा नहीं कन्नड़ वाले कर्नाटक मांगे, तमिलनाडु वाले कुछ और मांगे, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसके लिए पहले एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाते हैं, राज्यों का दोबारा से पुनर्गठन करेंगे। तो इसीलिए भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की, क्योंकि अक्टूबर 1953 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य बना दिया गया था। तो 1953 में ही जल्द ही सरकार ने क्या है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू
और के.एम. पनिक्कर, ठीक है ना। तो ये 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था कब? 1953 में। इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें की और इन्होंने भी कहा कि भैया एक भाषा एक राज्य की मांग जो है स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। इन्होंने भी ये माना कि भाषा के आधार पर राज्य को मत बनाइए। तो भारत में जितनी भी समितियां बनी, अभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाषा के आधार पर बना लीजिए। और इन्होंने कहा लेकिन राज्यों के निर्माण के लिए भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखो, भारत की एकता को ध्यान में रखो, संस्कृति को ध्यान में रखो, विविधता को ध्यान में रखो, प्रशासन को ध्यान में रखो। ऐसे करके आप जो है निर्माण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो बातें थी सरकार को ज्यादा अच्छी लगी और उन्होंने एक विधेयक पेश किया और एक अधिनियम बना दिया। और इन्हीं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद सरकार के द्वारा 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956 लाया गया, 1956 में आया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इन्होंने पारित किया। एक नियम बना दिया गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से भारत में नए राज्यों का निर्माण चालू हुआ। और यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में 14 राज्यों का निर्माण हुआ और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। कब आया था ये? 1956 में, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे थे 1962 में संघ शासित प्रदेश, वो इसी में शामिल थे। तो 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 के बाद भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ है, यहां से क्वेश्चन कई बार सीक्वेंस में लगाने को पूछता है कि मेघालय, सिक्किम, गोवा और हिमाचल प्रदेश को उनके निर्माण के क्रम में लगाइए। तो ये चीजें हम आज देखते हैं। तो सबसे पहला 1960, 1956 में अधिनियम बना, तो 1960 में मुंबई के अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। 1960 के बाद 3 साल बाद ही 1963, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार उत्तर प्रदेश और आईएएस दोनों ने पूछा है कि 1963 में राज्य कौन से बने? असम से अलग करके नागालैंड को राज्य बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1963 में नागालैंड को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 में फिर एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था शाह आयोग। इसका आधार था कि पंजाब का विभाजन कैसे किया जाए। तो पंजाब का विभाजन जब किया गया तो पंजाब से हरियाणा और पंजाब दोनों को अलग किया गया। और ये भी इंपॉर्टेंट, 1966 में ही क्या है, पंजाब और हरियाणा राज्य नए आए और चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। 1971, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार, सीक्वेंस से लगाता। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये इंपॉर्टेंट है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों एक ही वर्ष बने। 1972 में तीन जो है 1972 में बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और 1986 जिसमें अभी मैंने आपको बताया था गोवा बना था। 1986 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद है तो सीक्वेंस बनाना बहुत आसान है। तो 1972 और 1987 दो ऐसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं भारत के इतिहास में जहां पर 6 राज्यों का निर्माण हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1986 में। तो मिजोरम को आपको याद रखना है, मिजोरम जो है 1986 में है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में इन सबसे पहले बना है नागालैंड 1963 में। तो याद रखिए नागालैंड जो कहां पर है, उसमें म्यांमार की सीमा पे है, ये पहले बन गया था। मिजोरम भी म्यांमार की सीमा, ये बहुत बाद में बना है 1986 में। सन 2000 में भी फिर क्या है, 3 राज्य बने। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था ये भारत का। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये भारत का 27वां राज्य था।
बिहार से अलग करके झारखंड, ये 28वां राज्य था, ये बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, इसको आप। और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पूरा पास किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र राज्य समाप्त कर दिया गया और इसे विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए संघ राज्य क्षेत्र बना दिए गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सीक्वेंस कई बार पूछा है तो ये ध्यान रखिए, 71, 72 और 87, ये आपको अगर याद है तो काफी चीजें याद हो जाएंगी। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 याद रखना है, 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, आपने समझा। अब आगे चलते हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस समय 3 ऐसी देसी रियासतें थी जिनका विलय भारत में थोड़ा सा अलग था अन्य रियासतों के अलावा। तो इन तीनों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहली थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक विलय पत्र था, उसको हस्ताक्षर किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जम्मू कश्मीर के राजा श्री हरि सिंह के द्वारा। तो इन विलय पत्र के माध्यम से क्या है, ये जम्मू कश्मीर भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ ये गुजरात में था। इस रियासत का शासक मोहम्मद खां पाकिस्तान में विलय चाहता था, परंतु जनता भारत में विलय चाहती थी, जैसा सिक्किम में हमने देखा था। सिक्किम में भी अभी हमने देखा था कि सिक्किम का भी ऐसे ही हुआ था, और सिक्किम का विलय 2 संविधान संशोधन किए गए, 35वां और 36वां। 1974 में 35वां किया गया जिसमें सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में 36वां किया गया जिसमें सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1974 और 1975 सिक्किम राज्य से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। अब वैसी ही स्थिति यहां हो गई कि सिक्किम का जैसे राजा चाहता था वैसे ही यहाँ का मोहम्मद खां पाकिस्तान में विलय चाहता था, और भारत में विलय इसकी जनता चाहती थी। तो 20 फरवरी 1948 को क्या है, जनमत संग्रह कराया गया और 99.9% लोगों ने वोट दिया भारत में विलय कराने के पक्ष में। तो इस आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में विलय करा लिया गया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसमें पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी। निजाम उस्मान अली खां स्वतंत्र रहना चाहते थे, किंतु हैदराबाद में बढ़ती हिंसा जो है भारत के लिए परेशानी थी कि हैदराबाद को अगर अलग स्टेटस दे दिया गया तो हैदराबाद के पास में जितने भी राज्य हैं भारत के, वह हिंसाग्रस्त हो सकते हैं। तो ये आवश्यक था कि भारत की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हैदराबाद का विलय कर लिया जाए। तो इसी संदर्भ में भारत ने ऑपरेशन पोलो, भारतीय पुलिस के माध्यम से एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो की कार्रवाई की गई, और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भी भारत में विलय कर लिया गया। तो इस तरीके से 3 देशी रियासतें थी, इनका भी विलय हुआ। जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को, इसका 20 फरवरी 1948 को, और ये भी 18 सितंबर 1948। तो याद रखना है, हैदराबाद 18 सितंबर 1948 को। आशा करता हूं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये विषय ऐसा है कि इसमें याद करने की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं और आपको पूरा इससे लाभ मिलेगा। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।